सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम सोनिया है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और अभी फिलहाल HPSC PGT में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 8.75 हैं आउट ऑफ 12.5 से। इससे पहले मैंने JRF हूँ, CTET, STET और चंडीगढ़ PG के लेक्चरर का एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। चंडीगढ़ PGT की बात करें तो वहाँ पर मेरी थर्ड रैंक थी, टोटल 9 वैकेंसीज थी और अगर जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 5 वैकेंसीज थी और HPSC PGT में मेरी रैंक 20th रैंक रही है, जहाँ पर वैकेंसी 300 से ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद सोनिया। आज की इस वीडियो में मैं अपना HPSC PGT इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग उन सब के ऊपर भी बात करूंगी। जैसे कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू पैनल में मेंबर्स कैसे होते हैं, क्या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट और नॉन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को अलग अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा नंबर देते हैं या कम नंबर देते हैं, और एंट्री कैसे हुई, एग्जिट, ये सब देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हरियाणा जीके के हो गए, टीचिंग के हो गए, सब्जेक्ट के हो गए। तो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और ये वीडियो ना ये नहीं कि HPSC PGT के जो इंटरव्यू है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चाहे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो या फिर अदर स्टेट में जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं टीचिंग के लिए उनका हो, ये उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं तो कैसे आपको बोलना होता है, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपको मतलब किन किन पॉइंट पर बोलना चाहिए, किन पॉइंट पर आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहा है, मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के HPSC PGT के 3 दिन इंटरव्यू चले थे, 18, 19 और 20 नवंबर 2024 को। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 20 तारीख को था, 20 तारीख को 12 बजे के बाद। तो 12 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो 12 बजे हमने एंटर किया। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने स्टार्ट हो गई थी, रोल नंबर के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर हमारी बायोमेट्रिक हो रही थी, वो भी रोल नंबर के हिसाब से हो रही थी। बायोमेट्रिक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर सर आए, उन्होंने हमें बताया कि आगे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। तो जो इंटरव्यू हो रहे थे वो फर्स्ट फ्लोर पर हो रहे थे और वहाँ पर 5 पैनल बनाए गए थे, बोर्ड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 बोर्ड बनाए गए थे। लेकिन जो इंटरव्यू हो रहे थे कैंडिडेट के, उसमें ना तो आपको अपनी पहचान बतानी थी, मतलब आपका रोल नंबर नहीं बताना था। वहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जा रहा था, जैसे ID कार्ड होता है ना, वो दिया जा रहा था, उस पर नंबर लिखा होता था, मान लो 1 नंबर, 2 नंबर या 118, 153, 154 ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे कैंडिडेट के लिए। तो उनको वो रैंडमली चूज करना था, जैसे कि होता है ना, लॉटरी प्रोसेस होता है। 5 वहाँ पर बॉक्सेस रखे हुए थे और हर बॉक्स में एक पर्ची, मतलब पर्चियाँ डाली हुई थी। तो जिसका जो मन करे वो बॉक्स उठाओ, वो पर्ची निकालो और उस पर्ची को देखें, जो भी बोर्ड नंबर उस पर्ची पर लिखा होगा। और एक साथ 5 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था पर्ची सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 5 बोर्ड बने थे। तो मेरी जब बारी आई, हम 5 कैंडिडेट साथ बुलाए गए, तो सब ने एक बॉक्स उठा लिया। लास्ट में जो बॉक्स बचा वो मैंने उठा लिया और फिर मैंने वो निकाली पर्ची। मेरा बोर्ड नंबर 2 आया था, बोर्ड नंबर 2 मेरा था, बाकी का जो भी था। और फिर एक कार्ड सिलेक्ट करना था, जैसे मैंने आपको बताया। फिर जैसे मेरी टर्न आई इंटरव्यू के लिए, तो हाँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ड्रेस की, कि मैंने ड्रेस क्या पहनी थी। तो मैंने साड़ी पहनी थी। बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने सूट सलवार भी पहना था, सूट पजामे भी पहनी थी। तो नो प्रॉब्लम, आप चाहे साड़ी पहने चाहे सूट पहने, बस सिंपल कपड़े होने चाहिए, सिंपल सोबर होने चाहिए, चमक धमक वाला कुछ वो नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने सूट पहना था उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लड़कों की बात करें तो सिंपल वो शर्ट एंड पैंट पहन सकते हैं, ब्लेजर कोट पैंट, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल होने चाहिए। अब शुरू होती है मेरे इंटरव्यू की कहानी, कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, एंट्री एग्जिट, जैसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर किया तो वो सब कैसा रहा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू प्रोसेस, जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उसके बारे में। तो मेरा बोर्ड नंबर 2 था और बोर्ड नंबर 2 में 4 टीचर्स बैठे हुए थे, पैनल में 4 मेंबर थे, 3 सर थे और 1 मैम थी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एक सर बिल्कुल ऐसे आई कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे कि मतलब इसका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, नर्वस है या कैसी है, वो ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो नोट कर रहे थे। और वो पूरे इंटरव्यू के दौरान वो ऐसे ही बैठे थे, वो सिर्फ ऐसे देख रहे थे कि हाव भाव कैसे हैं, कैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ, क्या कुछ बोल रही हूँ, वो सब नोट कर रहे थे। तो मैंने एंटर किया तो मुझसे एक सर ने पूछा, हाँ जी बेटा आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा सर एक्साइटमेंट है मुझे तो। फिर थोड़ा थोड़ा सा वो हंसी। फिर साइड में जो मैम बैठी थी वो बोली कि नर्वस फील हो रहा है आपको। मैं बोली नहीं मैम। बोली फियर है। मैं बोली नहीं मैम। फिर एक सर बोले अच्छा बेटा मिक्सअप सी फीलिंग होगी। मैंने कहा हाँ सर मिक्सअप सा है। बोले कि अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और इंट्रोडक्शन की मैं बात करती हूँ कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है।
क्योंकि वहाँ पर जो सर रहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस चालू होने से पहले, वो हमें ये बताते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में अपनी पहचान नहीं बतानी कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीएड की है, मतलब कहाँ से आप पढ़े हैं, आपको कुछ नहीं बताना, ना अपना नाम बताना है, ना आपको ये बताना है कि मैं कहाँ का निवासी हूँ। आपको बस सीधा आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस ईयर में अपनी जो 10th प्लस 2 है वो पास की थी, इस ईयर में मैंने ग्रेजुएशन, इस ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन और इस ईयर में बीएड। आपको ये बताना, आपको अपनी पहचान तो बतानी ही नहीं है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट किया था सर, 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और 2020 में पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर जैसे मुझे टीचिंग लाइन में जाना था तो 2022 में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की थी। उसके बाद 2023 में मैंने अपना एस्टेट क्वालिफाई किया और तब से मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बीएड के क्वेश्चंस पूछे कि बीएड में आपके टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से थे। फिर मैंने बताया सर सोशल साइंस था और एक हिंदी था। फिर वो बोले कि पाठ योजना के बारे में बताइए। फिर पाठ योजना के बारे में पूछा कि कितने आपने पाठ बनाए थे बीएड में, इन सब के बारे में। और एक टीचिंग डायरी के बारे में पूछा कि क्या टीचिंग डायरी बनाते हैं। मैंने कहा हाँ सर बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन थे, ये बीएड से रिलेटेड थे। हाँ, अगर आप पीजीटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ बीएड की जो पाठ योजना होती है, जो माइक्रो टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग है, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जिनका भी अभी बायोलॉजी का इंटरव्यू है और मैथ का इंटरव्यू है एचपीएससी में, वो बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। लाइक मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था कि मैंने कितने वो पाठ योजना कितनी क्या बनाई थी, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने पाठ योजना बनाई थी, टीचिंग डायरी, मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछे मुझसे बीएड के। उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछे थे पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस के मैंने यहाँ लिख लिए हैं ताकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो स्किप ना हो। अब मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे सब्जेक्ट का वो ये था कि जो अभी एक्ट आया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तब मैंने बताया हाँ सर नारी शक्ति वंदन एक्ट आया है, ये इसके प्रोविजंस हैं। मैंने वो प्रोविजंस बता दिए। तो मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया उसमें, लोकल लेवल। पता है इंटरव्यू में क्या होता है, आपने एक वर्ड बोल दिया ना, कुछ भी वर्ड, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन से वो एक वर्ड उठाएंगे। जैसे मैंने लोकल लेवल वर्ड बोल दिया कि सर लोकल लेवल पर तो पहले से था रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अभी किया गया ये प्रावधान। तो फिर वो लोकल को ही उन्होंने पकड़ लिया और फिर मुझसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। फिर जो नगर या निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके बारे में मुझसे क्वेश्चन किया। फिर मैंने ये कहा था कि मैम एक नगर पालिका होती है, नगर निगम, नगर परिषद, ये होते हैं। फिर मैम बोले कि अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं होते। मैंने कहा मैम होते हैं। बोली अच्छा बेटा ये भी बतानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैम, सॉरी मैम, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट था, फिर जैसे मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया तो उन्होंने इसी के ऊपर फिर महिलाओं की क्या भूमिका है, क्या आप देख रही हैं कि महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है या कुछ ऐसे प्रावधान है उनके बारे में बता दीजिए। फिर मैंने पंचायतों से रिलेटेड कुछ बताया कि जैसे महिलाएं सरपंच बन रही हैं, वो अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर महिलाओं की समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ सकती है। तो मतलब हाँ, जो उनकी भूमिका वो बढ़ रही है। फिर मैम बोले कि क्या आप पंचपति की कंसेप्ट के बारे में जानती हैं, पंचपति। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि हाँ, मतलब महिला सरपंच होती है और जो भी उसकी पावर है उनका यूज़ उसका पति करता है। तो मैम बोली कि मान लो पति पावर का यूज़ करता है तो महिला उसको नहीं रोकेगी। मैंने कहा नहीं मैम, अगर उसको गलत लगता है तो उसे रोकना चाहिए। बोली कि नहीं, वो अपना जो पारिवारिक रिश्ता है उसको ख़राब क्यों करना चाहेगी। तब फिर मैम बोले कि अच्छा आप ये बताइए कि मान लो वो खराब नहीं करना चाहेगी और महिला फिर चुप रहेगी और फिर पति उस पावर का अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। हो सकता है वो अपने जो चहेते लोग हैं उनके फेवर में उसका इस्तेमाल करे। तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या प्रावधान करना चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। इसके बाद पंचपति का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा था कि राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बीच क्या डिफरेंस है। ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। तो मैंने पहली बार में ये बताया था कि मैम एक की मेंबरशिप इंक्लूसिव होती है, एक की एक्सक्लूसिव होती है। मैंने इसी को एक्सप्लेन किया। तो मैम बोले कि नहीं वो बात नहीं है, जो मैं पूछना चाहती हूँ आपने वो नहीं बताया। फिर मैम ने ऐसा किया। फिर मैंने बताया कि मैम राजनीतिक दल जो होते हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षशील होते हैं, लेकिन दबाव समूह जो अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। फिर मैम बोली हाँ यही मैं पूछना चाहती थी, वेरी गुड। उसके बाद एक सर थे जो कई देर से चुप बैठे थे, वो बस ऐसे देख ही रहे थे मुझको, मतलब इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। फिर वो सर बोले कि अच्छा ये बताइए, एक होता है ध्वजारोहण और एक होता है ध्वज फहराना,
एक 26 जनवरी को होता है और एक 15 अगस्त को होता है। इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ये मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर ना अभी सबकी नज़रें ऐसी हो गई, तो फिर थोड़ा सा मतलब मैं घबराहट को दिखा भी नहीं सकती। तो फिर मैं बोली सर मैंने पढ़ा है ये, पर फिलहाल मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर, घर जाकर मैं देखूँगी इसको एक बार। तो बोले कोई नहीं। फिर उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, टीचिंग डायरी वाला वो। फिर एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि राष्ट्रगान में और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में बताइए। तो मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे। मेरे सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन पूछे उनका जवाब मैंने अच्छे से दिया। बाकी जो मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं थोड़ा सा मतलब अटकी भी नहीं, जितना इतना सा पता था मैंने बता दिया। बाकी ये नहीं कि मैं थोड़ा जोड़ तोड़ करके कि सर ऐसे वैसे, तो फिर उनको ये लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है ये अपनी बात पर। तो आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपको आता है तो जवाब दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो मत दीजिए। वहाँ पर आपको आदर्शवादी नहीं बनना है कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा जोड़ तोड़ करके, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता कि वो इतना टाइम वेस्ट करें। 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है इंटरव्यू। और अच्छा, अब बात करते हैं डेमो की। तो मेरा डेमो नहीं लिया गया था, कुछ बच्चे थे जिनका डेमो लिया जा रहा था, पर मेरा फिर उसके बाद जैसे ही मतलब 10-15 मिनट हो गई थी मेरे इंटरव्यू के चलते। फिर हाँ, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको कौन हटा सकता है। और फिर लास्ट में बोले कि अच्छा ये बताइए कि हरियाणा का राज्यपाल कौन है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा है, मैं बोली सर भंडारू दत्तात्रेय। बोले कि आपके रिलेटिव है कोई, मैंने कहा नहीं सर। तो बोले कि आप अपने पिता के नाम क्या क्या लगाते हो। तब मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी, माई मिस्टेक, श्री भंडारू दत्तात्रेय। बोले कि हाँ बच्चों को आपको वैल्यूज़ भी तो सिखानी होती है ना। मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर। फिर लास्ट में फिर वो बोले कि ठीक है बेटा आपका हो गया, आप जा सकते हैं। जैसे ही मैं चेयर से उठी, उन सबकी नज़रें ऐसे थी कि अभी ये जाते टाइम ग्रीट करके मतलब थैंक यू बोल के जाएगी या नहीं, मतलब ऐसे वो देख रहे थे। तो जैसे ही मैं उठी मैंने सबको कहा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, क्योंकि 4 बैठे थे, सबको कहा। फिर एक सर ने कहा हैव अ नाइस डे। फिर मैंने कहा थैंक यू सर, ब्रॉड स्माइल। मतलब जैसे मैंने टर्न किया ना, वो बोले कि ब्रॉड स्माइल, और उस मतलब मैंने भी स्माइल की, वो भी हंस रहे थे। फिर मैं बाहर आ गई। तो ये मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहा था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आपको बता दिया कि कब एंट्री हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैंने बता दिया, बायोमेट्रिक का भी बता दिया, मेरे क्वेश्चंस भी बता दिए। हरियाणा जीके का बस एक ही क्वेश्चन पूछा था मुझसे राज्यपाल के बारे में, उसके अलावा जैसे आप पॉलिटी से है ना, तो आपसे पॉलिटी के ही क्वेश्चन पूछेंगे। और नॉर्मली कुछ बच्चों से वो इलेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, अभी जो इलेक्शन हुए थे किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है उसके बारे में पूछ रहे थे। टीचिंग का बस बीएड के ही 2-3 क्वेश्चन थे, उसके अलावा मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो टोटल मिलाकर 8-9 क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए थे। तो ये पूरी प्रोसेस थी मेरे इंटरव्यू की कि कैसे एंट्री से लेकर एग्जिट तक मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ऐसे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आगे किसी भी सब्जेक्ट सॉरी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो JRF कॉन्शियस है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी कॉन्शियस चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो क्वेश्चंस पोल हैं वो उसके ऊपर अपलोड किए जाते हैं। अब हम इस पूरी प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है उनको अब शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि मैंने अपने इंटरव्यू से क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, इससे पहले मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया था। तो आपको इंटरव्यू देखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात है ड्रेस। आपकी ड्रेस सिंपल होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। लड़कियाँ चाहे सूट सलवार पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पजामे पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ थी जिन्होंने सूट सलवार पहना था, उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। साड़ी भी पहनी थी बहुतों ने। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको साड़ी ही पहननी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है साड़ी में तो आप सूट पहन लीजिए। लड़के सिंपल शर्ट पैंट पहन सकते हैं, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, या फिर वो कोट मतलब जैसे ब्लेजर होते हैं वो पहनना चाहिए तो वो भी पहन सकते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस को तो वो पहले देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। और जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आए बस उन्हीं के आंसर दे, वहाँ पर आदर्शवादी नहीं बनना। जैसे मैंने आपको बताया, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आए वहाँ पर आप सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे आंसर नहीं आता, मैं घर जाकर इसको देखूंगा, बस। फिर अगर हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आपको हाइड रखनी है अपनी पहचान, ना अपना नाम बताना, यूनिवर्सिटी, ना रोल नंबर, कुछ नहीं बताना आपको। बस जो कार्ड दिया जाएगा, जो नंबर दिया जाएगा वो वहाँ पर विजिबल होगा। आप गले में टांगना होता है तो वो उनको विजिबल होगा, वो भी आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं बताना अपने बारे में। बस इंट्रोडक्शन आप क्वालिफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, वो भी बस ईयर एंड क्वालिफिकेशन एंड जो भी आपने एग्जाम पास किया है वो, बस।
फिर लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है सबको। जैसे आप उठते हैं ना तो भी वो आपको नोट करते हैं कि अभी आपकी एग्जिट कैसी होगी। जैसे एंट्री को नोट करते हैं वैसे ही एग्जिट को नोट करते हैं। तो जब आप एग्जिट करें तो सबको थैंक यू बोल के आए और फिर उनसे कहें कि थैंक यू सर, आपने इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट मुझे दिया। मतलब ऐसा, क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल फील भी नहीं कराते, वो बहुत सपोर्टिव होती हैं। और इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो एंटर करते ही आपको गुड मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून ऐसे बोलना है। ये नहीं तो फिर आप सिंपल नमस्ते कर सकते हो उनको। तो ये सब ध्यान रखने के बातें हैं। तो ये पूरी प्रोसेस रही थी मेरे इंटरव्यू की, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है JRF कॉन्शियस एंड इसके अलावा है पॉलिटी कॉन्शियस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे हेल्पफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।